नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। तो हम पाठ 10 पढ़ रहे थे, जिसमें हम जान चुके थे बहुत सी चीज़ों के बारे में, लंबाई के बारे में, पैमानों के बारे में, एसआई मात्रक के बारे में। ठीक है मित्रों, पैर की लंबाई, ठीक है, इन सब के बारे में हम जान चुके थे। आइए आज हम दूसरा भाग शुरू करते हैं अध्याय 10 का, जिसमें हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है उसे हम आज पढ़ेंगे अध्याय 10 में। तो आइए, आज का हमारा पहला बिंदु क्या है? किसी वक्र रेखा की लंबाई मापन। ठीक है, तो आज हम और भी चीज़ों के आज ये पूरा हम पाठ पढ़ लेंगे। ठीक है, अभ्यास भी इसमें हम कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए पहला बिंदु है उसके बारे में हम जानते हैं कि किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन हम किस प्रकार से करेंगे। क्या हम इसे सीधे मीटर पैमाने से माप सकते हैं, या इसे हम उस सीधे पैमाने से क्यों नहीं माप सकते? वक्र रेखा के बारे में जानेंगे कि वक्र रेखा होती क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई वक्र रेखा है, देखिए वक्र रेखा किस प्रकार से होती है, आइए हम इस चित्र में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये वक्र रेखा दी हुई है, जो ये लहरदार होती है, ये ऐसे गोल घूमी हुई आकृति, उसे ही क्या कहते हैं? वक्र रेखा। तो हम वक्र रेखा की लंबाई को सीधा जो हमारा पैमाना होता है उससे हम इसे नहीं माप सकते। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक वक्र रेखा की लंबाई को मापने के लिए हमें क्या करना होगा? क्रियाकलाप 4, वक्र रेखा AB की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। ठीक है, अब हमें वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए क्या करना होगा? एक धागे का उपयोग करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा मित्रों? तो हमें एक वक्र रेखा का उपयोग करना होगा, क्षमा कीजिए, वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हमें किसी धागे का उपयोग करना होगा। ठीक है, किसका उपयोग करना होगा? एक धागे का उपयोग करना होगा। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। क्या बांधना है? धागे के एक सिरे पर गांठ बांधना है। इस गांठ को बिंदु A पर रखना है। ठीक है, उस गांठ को क्या करना है? बिंदु A पर रखना है। देखिए मैं आपको वक्र रेखा से ही समझा देता हूं, फिर आप इस क्रियाकलाप को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सीधा ही समझा देता हूं जो भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि आप वक्र रेखा को किस प्रकार से मापेंगे। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको सीधा इस वक्र रेखा से ही समझा देता हूं कि आपको एक वक्र रेखा की लंबाई किस तरह से मापनी है। तो देखिए ये हमारा बिंदु A है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा बिंदु A है। अब आपको क्या करना है? एक धागा लेना है। क्या लेना है? एक धागा लेना है। ठीक है, एक धागा को A पे रखना है। ठीक है, आप इस धागे के सिरे को कहाँ रखिए? बिंदु A पर रखिए। ठीक है, कहाँ पर रखिए? बिंदु A पर रखिए। अब इस बिंदु A पर रखते हुए इस प्रकार से आप इसको इसके साथ में लाते जाइए, ऐसे ऐसे करके लाते जाइए और बिंदु B तक लाइए। अब जहां तक भी वो रेखा आ जाए, रेखा कह रहे हैं, ये धागा आपका जहां तक भी आ जाए वहां तक आप उसे निशान लगा लीजिए उसमें। ठीक है, फिर उसे आप अपने मीटर, जो आपका मीटर पैमाना है, उस पे सीधा सीधा रखिए। तो आपको इस वक्र रेखा की लंबाई आ जाएगी कि यह वक्र रेखा कितनी लंबी है। ठीक है मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे। आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप एक वक्र रेखा लीजिए, ठीक है, या घुमावदार तार लीजिए। आपके पास घुमावदार तार हो उसे लीजिए, या कहीं पे भी घुमावदार चीज बनी हो वक्र के समान, अगर उसे आपको मापना है तो आप उसको धागे से नाप सकते हैं। और जब वो धागे से माप लें तो उस धागे को सीधा करके पैमाने पे लगाइए तो आपको उसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आप इस क्रियाकलाप को पढ़ के भी समझ सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको समझाई वो सारी चीज इस क्रियाकलाप में लिखी हुई है। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं, आगे का पढ़ते हैं। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरी तथा लंबाई की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ी। मापने के लिए कुछ
मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। ठीक है मित्रों, तो हमें किसी भी चीज को मापने के लिए कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब 10.7 हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे, हमारे चारों ओर कुछ गतिशील वस्तुएं होती हैं, वो गति कैसे करती हैं और उनकी गति कितनी तेज होती है, इस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे जानेंगे। इसके बारे में हम क्रियाकलाप 5 से जानेंगे। ठीक है, तो इन वस्तुओं के बारे में सोचिए। तो क्या सोचना है, कुछ वस्तुएं दी हैं, उन वस्तुओं के बारे में हमें सोचना है। तो क्रियाकलाप 5 क्या कहता है, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो हाल ही में देखी हैं। ठीक है, आपको क्या है, उन वस्तुओं के बारे में सोचना है जो आपने अभी अभी अपने आसपास देखी हो। इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। तो इनकी सूची आपको कहाँ बनाना है, 10.4 में बनाना है आपकी। तो देखिए ये है हमारी 10.4। ठीक है, तो आपको घर के आसपास आपने देखी गतिशील वस्तु कौन सी है कि चिड़िया उड़ी। ठीक है, चिड़िया उड़ के चली गई। ठीक है, मेज पे आपने देखा होगा, अगर घड़ी रखी है आपकी मेज पे, तो घड़ी की सेकंड की सुई किस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, अगर आप और देखें, अगर आप बालकनी पे खड़े हैं अपने, तो आप देखेंगे कार चल के जा रही है बाहर। ठीक है, बाहर से क्या है, कार एक चल के गई, या बस चल के गई, या साइकिल चल के गई। ठीक है, एक लड़का मतलब ये चला के ले गया। ठीक है, आपने साइकिल की गति को देखा, या आपने सूची में आप स्कूल बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितली, कुत्ते, गाय, भैंस, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती ट्रेन, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुई भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए। ठीक है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखना है और जो विराम की अवस्था में हो उसे लिखना है एक साइड, और एक साइड लिखना है गतिशील वस्तु को। ठीक है, आपको इन दोनों में अलग अलग वर्गीकरण करना है। जो गतिशील वस्तु है उसे गतिशील के कॉलम में लिखिए, और जो वस्तु विराम की अवस्था में है उसे विराम में लिखिए। ठीक है, आपको उनकी जो वस्तु गतिशील है, आपको उसकी गति का परीक्षण करना है। ठीक है, क्या करना है, उसकी गति का प्रेक्षण करना है। आपको उसकी गति देखना है, वो किस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, जो विराम अवस्था में है तो वो तो विराम अवस्था में ही रहेगी। जैसे घड़ी है, तो घड़ी तो विराम अवस्था में रहेगी, लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं वो किस प्रकार से घूम रही है, सेकंड की सुई कैसे घूम रही है। ठीक है, मिनट की सुई कैसे घूम रही है, घंटे की सुई कितनी देर में कितनी दूर जाती है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखना है। जैसे कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री तो चलने वाली नहीं है। ठीक है ना, फैक्ट्री तो गतिशील नहीं रहेगी, लेकिन उसके अंदर जो मशीनें लगी हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो भी मशीनें लगी हैं वो तो गतिशील रहेंगी। तो आप अगर फैक्ट्री में जाएं तो फैक्ट्री को देखें अंदर से कि उसमें जो अंदर मशीनें वो किस प्रकार से गति कर रही हैं। या आप घर में हैं तो घर तो गतिशील होगा नहीं, लेकिन घर में अगर कहीं चींटी लगी हो, ठीक है, कहीं पे चींटियां लग गई हो, तो चींटियों को देखिए। ठीक है, अपने आसपास चिड़िया को देखिए कि वो किस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं हम। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है या विराम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो चीज मैं आपको अभी सुना रहा था वही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप 6 करना होगा। कोई स्थान चुनिए, आपको कोई स्थान चुनना है जहां चींटी हो। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी डालिए। चींटियां इस चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब यह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। ठीक है, तो जब एक चींटी चढ़ी हो तब आपको क्या करना है, जैसे जैसे वो चलती जा रही हो
उसके पीछे छोटे छोटे चिन्हों को लगाते जाना है। जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए, आप उसकी स्थिति पर चिन्ह को अंकित करते जाएं। कुछ समय पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटी हटा दीजिए। इन सभी बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा को दर्शाइए। ठीक है मित्रों, तो देखिए अभी मैं आपको चित्र में बताता हूँ उस प्रकार से आपको करना है। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी कहाँ गति की दर्शाइए। ठीक है, तो आपको ये दर्शाना है कि जब वो हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया वह कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी कहाँ से कहाँ गति करी, आपको ये दर्शाना है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है। यह आप ऐसे मानते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? समझ लीजिए, मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ। यदि गति किसी वस्तु की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन जैसी दिखाई देती है, क्या आप इसे ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं के किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयां कैसे गति करती हैं? क्या आप इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियां देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है मित्रों, उससे पहले मैं आपको चींटी के बारे में बता दूं। देखिए, ये एक चींटी थी, ये एक चींटी है, ये चींटी का चित्र है। देखिए इसमें इधर पे बताया गया है ये किस प्रकार से आपको करना है। देखिए पहले ये चींटी यहाँ पे थी, तो अब ये जिस दिशा में जा रही है आप पहले निशान लगाते जाइए। इस दिशा में गई, फिर ये यहाँ से ऐसे गई, फिर ये यहाँ से और यहाँ तक गई। ठीक है, तो और इस दिशा में जा रही है तो आपको इस दिशा में क्या करना है, इस प्रकार से ये एरो लगाते जाना है और फिर इसकी गति का परीक्षण करना है कि यह कुछ सेकंडों में किस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ी। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए हमने हमारी लिस्ट में बहुत सी वस्तुओं को लिखा। ठीक है, हमने पंखा भी लिखा होगा आपने। ठीक है, आपने गतिमान और जो गति नहीं कर रही उन सारी चीजों को लिखा होगा। जैसे आपने घड़ी भी लिखा होगा, पंखा भी लिखा होगा। ठीक है, घड़ी का पेंडुलम होता है, अगर आपके यहाँ पेंडुलम वाली घड़ी है तो घड़ी का पेंडुलम भी लिखा होगा। ठीक, तो ऐसी बहुत सी चीजें लिखी होंगी। लेकिन आप अगर घड़ी को देखें, क्या देखें, घड़ी और पंखे को देखें, तो वो एक जगह से दूसरे जगह तो जा नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गति है। तो ये चींटी की गति से पंखे की गति में अंतर है। चींटी की गति अलग प्रकार की है और पंखे की गति अलग प्रकार की है। तो अब जो हमारा पॉइंट है 10.8, इसमें हम गति के प्रकारों के बारे में समझेंगे। ठीक है, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। ठीक है, आपने जरूर देखा होगा कि सड़क पर वाहन किस प्रकार से चलते हैं। अगर कहीं पे मार्च पास्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से होगा। आपने ये भी देखा होगा कि कोई पत्थर पहाड़ से गिर रहा है तो किस प्रकार से गिर रहा है। ठीक है, तो ये सारी गतियों जरूर आपने देखी होंगी। यह किस प्रकार की गति है। 100 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ता है। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इस प्रकार की और अधिक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? तो बताइए, क्या आप सोच सकते हैं? देखिए, कोई कुत्ता दौड़ रहा है तो वो भी एक सरल सीधी रेखा में दौड़ेगा, अगर वो शिकार का पीछा नहीं कर रहा हो तो।
ठीक है। अगर वो चल के जा रहा है तो वो सीधा सीधा चल के जाएगा। अगर वो किसी शिकार का यदि वो किसी का शिकार कर रहा है, आपने शेर को शिकार करते हुए देखा होगा या तेंदुए को शिकार करते हुए देखा होगा, तो वो शिकार करते समय दौड़ता है तो वो अलग अलग दिशा में दौड़ता हुआ जाता है। लेकिन हम ट्रक हो गया या आप चित्र देख सकते हैं जैसे कार हो गई, बस हो गई, तो ये वाहन रोड पे एक सीधी सरल रेखा में चलते हैं। ठीक है, रोड जैसी है तो रोड के अनुदिश ये चलते हैं। ठीक है, ये मार्च पास्ट करते हुए हमारे सिपाही हैं, ये कैसे चलते हैं, एक सीधे अनुदिश रेखा में चलते हैं। हम पार्क में घूमने जाते हैं तो पार्क अगर गोलाकार होगा तो हम उस गोलाकार आकृति के गोलाकार फुटपाथ पे चलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं अलग अलग गतियों को। इन सभी उदाहरणों में हमने यह देखा कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं। मतलब सरल रेखा जैसी दिशा में जा रही है हम उसी दिशा में जाते हैं। ठीक है, जैसे चींटी का उदाहरण ले लें तो चींटी भी क्या है, जैसे जैसे उसको अपना खाना मिलता गया वह उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो अपना पहला प्रकार यहाँ पे हमें मिलता है कि सरल रेखीय गति, मतलब ऐसी गति जो एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे। ठीक है, कैसी गति, एक ऐसी गति, किसी भी वस्तु की एक ऐसी गति जो सरल रेखा के अनुदिश गति करती है उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप सरल रेखीय गति समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्रियाकलाप पढ़ते हैं और इसमें हम जानते हैं अगली गति के बारे में। ठीक है, अब पत्थर को लीजिए, अब आप एक गोल पत्थर को लीजिए और उसे कहीं से धक्का मारिए। ठीक है, धीरे से धक्का मारिए, या आपके पास कोई गोल चीज हो, ठीक है, क्या हो, गोल चीज हो, तो उसे आप अपनी पुस्तक पे रख के, ठीक है, पुस्तक या आपके पास क्लिप बोर्ड होगा, तख्ती होगी, उस पे रख के आप उसे ऊपर से लुढ़काइए तो क्या होगी, वो लुढ़केगी। ठीक है, तो कैसी गति हुई उसकी गति हुई वृत्तीय पथ के अनुदिश गति। ठीक है, उसकी वो पत्थर या वो गोल चीज है वो किस प्रकार की गति कर रही है, वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है। मतलब गोल गोल घूम के गिरना, लुढ़क के गिरने वाली गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय पथ गति कहेंगे उसको। ठीक है, जो लुढ़क के नीचे गिरे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये रहट है, ये क्या है, रहट है। इससे पुराने समय में इसका काम होता था पानी के लिए खेतों तक पहुंचाने का। ठीक है, इसके द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था नदी से। एक यहाँ पे देखिए ये वर्तुल गति। ठीक है, ऐसी गति को क्या कहेंगे, वर्तुल गति, जो गोल घूमती है उसे वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, तो इस गति में पत्थर आपके हाथ से दूसरे सामान दूरी, समझ लीजिए, इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, तो जो लुढ़क के जाए, जो लुढ़के, उसे क्या कहेंगे, वर्तुल गति कहेंगे। ठीक है, तो आप वर्तुल गति के बारे में कैसे लिखेंगे, कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है। ठीक है, कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है तो उसे वर्तुल गति कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं पंखा। ठीक है, पंखा लिख सकते हैं, घड़ी की सुइयां लिख सकते हैं, या पत्थर को ऊपर से लुढ़काना, तो ये सारी वर्तुल गति के अंतर्गत आएंगी। बिजली की पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। ठीक है, बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करती, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती है, तथा ऐसे ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार की कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से एक चिन्ह की दूरी समान रहती है। ठीक है मित्रों, इधर पे ये जो लिखा हुआ है, यदि हम पंखे की पंखुड़ी अथवा घड़ी की सुई पर
कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें। मतलब ये है, मान लीजिए पंखा है, इस पे मैंने यहाँ पे ये चिन्ह अंकित कर दिया, ये चिन्ह एक अंकित है। अब देखिए इसका ये केंद्र है, तो ये इस केंद्र से इसकी दूरी क्या है, हमेशा समान रहेगी। ये बस ऐसा घूमता रहेगा, लेकिन ये जो चिन्ह है इसकी दूरी कभी भी कम नहीं होगी। ठीक है, ये दूरी हमेशा समान रहेगी, चाहे रुके या घूमता रहे। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय में, कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय में क्या होता है, उस वस्तु के साथ निश्चित समय में अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। ठीक है, तो क्या होती है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों की गति निश्चित रहती है। ठीक है, मान लीजिए उस चीज की गति निश्चित है। कैसे निश्चित है, मान लीजिए एक पेंडुलम है। ठीक है, क्या है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम आप समझते होंगे, एक पेंडुलम है। तो वो देखिए वो क्या होगा, इसकी गति आवृत्ति प्रकार की गति होती है। ये एक हमारा देखिए यहाँ पे ये घड़ी बनी हुई है पेंडुलम की, देखिए ये। ठीक है, तो जब ये, ठीक है, तो इसकी गति क्या होती है, अपनी गति को दोहराती है। ये पेंडुलम जो होता है अपनी गति को दोहराता है। जैसे कि ये जब यहाँ पे बीच में है, तब जब बीच से वो इस तरफ जाएगा तो वो कैसा होगा, थोड़ी स्लो होगा। लेकिन जैसे ही वापस आएगा तो तेज गति से आएगा, और फिर यहाँ पे थोड़ी स्लो, यहाँ पे तेज, थोड़ी देर को ठहरेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप जब ध्यान से इसका प्रेक्षण करेंगे तो आप इस प्रकार से पाएंगे, जब जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो फिर थोड़ी सा स्लो पड़ेगा, और फिर वापस आएगा तेजी से, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर स्लो पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से आपने गिटार में देखा होगा, गिटार की भी जब आवृत्ति एक के बाद एक दोहराती है। ठीक है, तो ऐसी गति जो एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए, ऐसी वस्तु की गति, इस प्रकार की वस्तु की गति जो एक समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराए, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, आवृत्ति गति कहेंगे। तो देखिए मित्रों, अभी अभी हमने 3 प्रकार की गतियां पढ़ ली। एक सरल रेखीय गति पढ़ ली, एक वर्तुल गति पढ़ ली, और एक तीसरी गति पढ़ ली, आवृत्ति गति। ठीक है मित्रों, तो अभी अभी हमने 3 गतियों के प्रकार को जाना। अब आपको ये क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, डोरी से बंधा हुआ वह पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्रियाकलाप 7 तो पढ़ के बताया नहीं है। ठीक है, आपको बस समझा दिया था। ठीक है, तो आपने जो क्रियाकलाप 7 में जो डोरी ली है, जो पत्थर बंधी हुई डोरी है, उसे आप लीजिए। अब आप क्या कीजिए, अब डोरी को अपने हाथ में थामिए। ठीक है, आपको क्या करना है, डोरी को अपने हाथ में थामना है और पत्थर को लटका रहने दीजिए। फिर क्या करना है, लटका दीजिए। यह एक लोलक है। ठीक है, अब एक ये क्या है, लोलक मतलब पेंडुलम है। ठीक है, तो पेंडुलम है। अब उस पत्थर को आपको दूसरे हाथ से हिलाना है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, कहीं अगर पेंडुलम वाली घड़ी, लोलक वाली घड़ी लगी हो तो आप उससे भी देख सकते हैं, नहीं तो एक रस्सी में एक पत्थर बांधिए और उसे इस प्रकार से लटकाइए। देखिए ये मान लीजिए पत्थर बंधा हुआ है, ये आपका हाथ है। ठीक है, ये हाथ से आप पकड़े हुए हैं इसको। अब आपको इस प्रकार से नीचे लटकाना है उसको। अब आप लटका दिए और दूसरे हाथ से उसे हिलाइए। ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, आप उस लोलक की गति में आवृत्ति गति पाएंगे। ठीक है, वो पहले क्या होगा, देखिए आप किसी भी ध्यान से इस क्रियाकलाप को कीजिए। ये मान लीजिए लोलक है। अब वो जब आप उसको हिलाएंगे तो आप जहां से भी हिलाएंगे, आपने मान लीजिए उसको यहां से छोड़ा, कहां से छोड़ा, यहां से, तो जब आप यहां से छोड़ेंगे तो यहां पे जाके थोड़ी ज्यादा गति अर्जित करेगा। ठीक है, ज्यादा तीव्र गति से ऐसे जाएगा तो थोड़ी देर यहाँ ठहरेगा, बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए, और फिर वापस उसी गति से आएगा और आपने जहां से छोड़ा है वो वहीं तक आएगा, ये इसके आगे नहीं जाने वाला। ठीक है मित्रों, आपने इसको यहां से छोड़ा है तो यहां से वो यहां तक आएगा और यहां से वो यहां तक आएगा। इसके आगे अगर आप यहाँ पे खड़े भी हो जाइए तो भी वो आपको नहीं लगेगा। ठीक है मित्रों, इसके आगे वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की गति क्या होती है, आवृत्ति गति कहलाती है। ठीक है, अब आगे क्या है, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर हिलना, झूला झूलते समय बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजाते समय ढोलक की झिल्ली की गति, ये सभी क्या है, आवृत्ति गति का उदाहरण है।
जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। ठीक है मित्रों, तो आवृत्ति गति आप समझ गए होंगे। आपने क्रियाकलाप पाँच के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया था। आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इस अवस्थिति पर रहती है। ठीक है, क्या रहती है? सिलाई मशीन अपनी अवस्थिति पर रहती है। ठीक है, सिलाई मशीन अवस्थिति पर रहती है, जबकि इसका पहिया वर्तुल गति करता है। ठीक है, पहिया कैसी गति करता है? वर्तुल गति करता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। ठीक है मित्रों, तो देखिए सिलाई मशीन क्या है, वो एक जगह ही स्थित रहती है। ठीक है, लेकिन उसको जब हम आपने देखा होगा दर्जी के दुकान पे आप गए होंगे, तो आप उसका जो पहिया लगा रहता है वो घूमता है। जब पहिया घूमता है तो सुई भी घूमती है। तो सुई कैसी घूमती है? ऊपर नीचे गति करती है। ठीक है, तो जब तक पहिया घूमता है तब तक ही सुई ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ सुई की गति कैसी है? आवृत्ति कर रही है। ठीक है, सुई की गति भी क्या होगी? आवृत्ति वाली गति होगी। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी गति को बार बार दोहराती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गति सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार गति क्या है? एक सरल रेखा में करती हुई एक घूर्णन गति में चल रही है। ठीक है, एक तो गेंद है जो एक वो सीधी रेखा में भी चल रही है और साथ में गोल गोल भी घूम रही है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति भिन्न प्रकार की गति से मेल करती हो? ठीक है, तो क्या आप ऐसी वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं जो दो प्रकार की गतियां एक साथ करती है? जैसे कि लुढ़कती हुई गेंद, एक तो गेंद घूर्णन गति भी कर रही है, वर्तुल गति भी कर रही है और साथ में एक सरल रेखा में भी गति कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुई? दो प्रकार की गतियां एक साथ हुई। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन मतलब देखिए, मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे थी, कुछ समय बाद वो यहाँ पे पहुंच गई, तो समय के साथ ये क्या हुआ? स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इसी को क्या कहा जाएगा कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक गति की। ठीक है, स्थिति में हुए इस परिवर्तन को दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्थिति में जो भी परिवर्तन हुआ है उसे हमें ज्ञात करना है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, वो कैसा परिवर्तन था, तो हम इस परिवर्तन को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए आगे जानते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर सकती है। ठीक है, तो हमें गति मापन द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी तेज चली या कितनी धीमी चली और कहाँ तक वो चली। फर्श पर घोंघी का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थान पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का पाठ। आइए अब हम आगे कुछ प्रमुख शब्दों को जान लेते हैं जो हमने इस अध्याय में पढ़े। तो वर्तुल गति पढ़ा, दूरी मापन पढ़ा हमने, गति, आवृत्ति गति, सरल रेखा, SI मात्रक और मापन के मात्रक। तो इन सब के बारे में हमने जाना। हमने गतियों के बारे में जाना, कितने प्रकार की गति होती हैं, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान हम किस प्रकार जाते हैं,
परिवहन के बारे में जाना इसमें हमने, ठीक है मित्रों। हमने इसमें लंबाई चौड़ाई के बारे में जाना कि प्राचीन समय में उसे किस प्रकार मापा जाता था और आज हम उसे किस प्रकार मापते हैं। तो देखिए अब हम सारांश को पढ़ लेते हैं। आइए सारांश, इस पाठ का पूरा सार क्या है इसे हम जानते हैं। अभी मैंने आपको बहुत सी चीजें बताई। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है मित्र। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करना पड़ता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई एवं एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई, ठीक है। अब हम मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम किस प्रकार की प्रणाली का उपयोग करते हैं? SI मात्रक का उपयोग करते हैं। इससे समस्त संसार के में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। SI मात्रक का उपयोग करते हैं, इसे पूरे संसार में मान्यता है। इसकी क्या है? पूरे संसार में मान्यता है। SI मात्रकों की लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। ये भी हमने जाना था। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है, ठीक है। मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये कुछ पंखे जैसी चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे ऊपर भी समझाया था। मान लीजिए आप बस लीजिए कि एक पंखे जैसी चीज है। मैं आपको और अच्छे से बना देता हूं। ये एक पंखे जैसी चीज है, ठीक है। तो वर्तुल गति में क्या होता है? एक वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है, तो इसकी दूरी इसके केंद्र से हमेशा समान होगी, भले ही ये ऐसी गति कर रही हो, ठीक है। वर्तुल गति ऐसे, पंखा कैसा, ऐसा ऐसा घूमेगा, लेकिन जो यहाँ पे चिन्ह बना है उसकी दूरी इस बिंदु से उतनी ही होगी जितनी है, परिवर्तित नहीं होगी। ऐसे इसकी दूरी इस पंखी से एक समान होगी, इस पंखे की दूरी इस पंखी की दूरी से समान होगी, इस पंखी की दूरी इस पंखी से समान होगी, ठीक है। तो इस वाक्य का यही मतलब है, उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, अर्थात बदलती नहीं है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवृत्ति गति कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझाया था ऊपर, ठीक है मित्रों। तो आइए अब अभ्यास का समय है। अब हम अभ्यास कर लेते हैं इसका। वायु जल, आइए प्रश्न एक पढ़ते हैं। तो क्या है? वायु जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधन में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आपको परिवहन के साधनों के 2 उदाहरण लिखना है। तो देखिए मैं वायु का बताता हूँ। एक तो हो गया वायुयान, हम वायुयान से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और एक हो गया हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जल में हम जहाज से जा सकते हैं, जहाज बड़ी होती है, और हम नाव से भी जा सकते हैं। और थल में हमें कार से, बस से, साइकिल से। थल स्थल पे, तो थल पे जाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के बहुत सारे साधन होते हैं। साइकिल से भी जा सकते हैं, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, तमाम तरह के साधन होते हैं थल पे, लेकिन वायु और जल में कम होते हैं, ठीक है। वायु में आप जा सकते हैं एरोप्लेन से और हेलीकॉप्टर से, या आप युद्ध में लड़ रहे हैं तो आप जेट प्लेन से जाएंगे, ठीक है, युद्ध लड़ने, ठीक है मित्रों। अब आइए आगे पढ़ते हैं। तो आपको देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 1 मीटर में खाली स्थान सेंटीमीटर होते हैं। तो आप बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है मित्रों। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? देखिए अब इस प्रश्न को हल करने के लिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस बात का पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 5 का गुणा आप 1000 में कर दीजिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा? 5000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, ठीक है मित्रों। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5000 मीटर।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी होगी? आवृत्ति प्रकार की होगी। ठीक है, किस प्रकार की होगी? आवृत्ति वाली। ठीक, इसी प्रकार से सिलाई मशीन की सुई की गति भी आवृत्ति वाली होगी। ठीक है, किसी पहिए की गति कैसी होगी? इसकी दो प्रकार की होगी, एक तो वर्तुल गति और वो एक सीधी सरल रेखा में भी चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारे खाली स्थान हो गए। देखते हैं इसका अभ्यास कितना बड़ा है। तो इस अभ्यास में कुल मिला के 10 प्रश्न है। ठीक है मित्रों, अब आइए प्रश्न 3 पढ़ लेते हैं। क्या हमारा? पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो सोचिए, हमने कुछ क्रियाकलापों को किया था, तो आप उन क्रियाकलापों का अध्ययन करके इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई मानक मात्रक रूप में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि पग हर व्यक्ति के, ठीक है मित्रों ध्यान से सुनिए, हर व्यक्ति के पग एवं कदम एक समान नहीं होते। ठीक है, इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी लंबाई को नापेगा, ठीक है, तो उसके अलग कदम आएंगे, और जब कोई अन्य व्यक्ति उसी लंबाई को नापेगा तब अलग लंबाई आएगी। ठीक है मित्रों, क्योंकि हर व्यक्ति के पग एवं कदम एक समान नहीं होते। इसी मुख्य कारण इसका यही है कि हर व्यक्ति के पग एवं कदम एक समान उनकी लंबाई नहीं होती, इसलिए उसे मानक मात्रक के रूप में नहीं लिया जा सकता। हर व्यक्ति के पग एवं कदमों का आकार हर समय बदलता रहता है। इसी वजह से पग एवं कदम को हम मानक मात्रक के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है मित्रों, तो आप इसके कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एक कमरे की किन्हीं दो व्यक्तियों ने एक कमरे की लंबाई को मापा। ठीक है, तो जब दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी लंबाई बताई तो दोनों व्यक्तियों की लंबाई असमान थी। क्यों थी? क्योंकि दोनों व्यक्तियों के पग और कदम अलग अलग थे। ठीक है मित्रों, तो आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। अब आइए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 क्या है? निम्नलिखित को लंबाई में बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए, इसे हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा मिलीमीटर। ठीक है मित्रों, सबसे पहले क्या आएगा? मिलीमीटर। सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। उसके बाद आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मीटर, और सबसे आखिरी में आता है किलोमीटर। ठीक है मित्रों, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मिलीमीटर को, फिर लिखेंगे सेंटीमीटर, फिर लिखेंगे मीटर, और सबसे आखिरी में लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है मित्रों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है मित्रों, 1 मीटर में क्या होते हैं? 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.65 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो देखिए, हमें क्या करना होगा? 165 का, ठीक है, 1.65 का गुणा करना होगा किससे? 1.65 का गुणा हम कर देंगे 100 से। क्षमा कीजिए, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम 165 को, ध्यान से सुनिए आप, 165 को हम गुणा कर देंगे किससे? 100 से। ठीक है, 165 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये देखिए, ये आ जाएगा हमारा 165। ठीक है मित्रों, 1.65 को गुणा किया किससे? 100 से, तो हमारा आ गया उत्तर 165 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने बदल दिया 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में। हमारा उत्तर क्या होगा? 165 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसी को हमें बदलना है मिलीमीटर में। तो देखिए, 1 मीटर में हुए कितने? 1 मीटर में हुए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं? देखिए, 1 मीटर में हुए 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने हुए? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में हुए कितने? 1 सेंटीमीटर में हुए 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में हुए 10 मिलीमीटर। ठीक है,
तो अब आप बताइए, तो आप इस आधार पे क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 100 सेंटीमीटर में 100 गुणा 10 कर देंगे हम, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 मीटर में, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 मीटर की अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 1.65 मीटर को हमने सेंटीमीटर में पहले ही बदल चुके हैं, अब हमें इसे मिलीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसका 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसका किया 1000 से गुणा, तो क्या होगा, 1000 से गुणा करने पे इसके पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। अब दशमलव वाला आप गुणा जानते होंगे, तो जब हम गुणा कर रहे थे तो इसमें कितनी संख्या के आगे दशमलव था, 2 संख्याओं के आगे दशमलव था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे से हम 2 संख्याएं गिनेंगे, 1 2, और उनके आगे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के पीछे जीरो का कुछ अर्थ नहीं होता, तो हमारा उत्तर होगा 1650। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमारा उत्तर क्या होगा, 1650। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। आप इसे व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। अगर ना लिख पाए तो मैं एक अलग से वीडियो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि इनके सारे सॉल्यूशन की वीडियो अलग से आएगी, जिसमें सारे इनके प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर। अब आइए छठवां प्रश्न करते हैं। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 3205 मीटर है। इस दूरी को हमें क्या करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर में, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, हमें किलोमीटर को मीटर में नहीं बदलना, हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो जब किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तब हम 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन जब हम मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं तो हम 1000 से भाग देते हैं। तो अब हम इस 3250 में क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। तो अगर आपने जीरो वाला भाग करना सीखा होगा तो उसमें क्या होता है, ये जो पीछे के 3 जीरो हैं हम क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट हटा देते हैं और ऊपर से 3 संख्याओं को गिनते हैं और उनके आगे दशमलव लगा देते हैं। ठीक है मित्रों, तो ऊपर की हम 3 संख्याओं को गिनेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि 3.250 किलोमीटर। ठीक है, चाहे तो ये शून्य ना भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, लेकिन हमारा उत्तर क्या होगा, 3.250 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम किलोमीटर में व्यक्त करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी स्वेटर बुनाई की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि एक सिरे का पाठ्यांक कितना है, 3.0 सेंटीमीटर है। कितना है, 3.0 सेंटीमीटर है, 0 सेंटीमीटर है। तो दूसरे सिरे का पाठ्यांक है 33.1 सेंटीमीटर। तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी। देखिए हमने ऊपर समझा था, जब अगर इस प्रकार से होता है तो जितनी आगे से पाठ्यांक जितने भी सेंटीमीटर होता है उसको इस वाले पाठ्यांक में से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम इस वाले 3 को इस वाले पाठ्यांक से घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे। आप इसे अपनी भाषा में अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। जब देखिए हम अपने शब्दों में कुछ चीज़ों को लिखते हैं तो हमें वो ज़्यादा जल्दी से याद होती है या हमें ज़्यादा जल्दी वो समझ में आती है। तो आप अपने स्वयं से अपनी भाषा में नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको आपकी किसी चीज़ को समझने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होंगी, क्योंकि आप स्वयं से अपने नोट्स बनाएंगे और उन्हें लिखेंगे। ठीक है, और जब आप स्वयं के हाथों के नोट्स होंगे तो आपको वो जल्दी याद भी होंगे। ठीक है मित्रों, तो इसलिए मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं। बाकी मैं कुछ समय बाद इनके नोट्स लाऊंगा जिन्हें आप लिख सकते हैं
ठीक है, उसकी आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो आपको पीडीएफ जो अभी एनसीईआरटी की है ये आपको गूगल करके भी मिल सकती है, गूगल कर लीजिए। इसका ऐप भी है तो आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, मैं किसी भी चीज़ का विज्ञापन नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ जिस सोर्स से मैं पढ़ता हूँ वो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गूगल से भी पढ़ता हूँ और यूट्यूब पे भी पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बस यही बता रहा था कि कहाँ कहाँ से मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास बुक्स भी रखी हैं, मैं बुक्स से भी पढ़ता हूँ, तो सारी चीज़ें हैं मैं उनसे पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, और आपको पढ़ाता हूँ। ठीक, तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए एवं चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं बताना है। तो देखिए, साइकिल एवं पंखा, इसकी पहले मैं समानता बताता हूँ। देखिए, इन दोनों में क्या समानता है? एक तो ये दोनों में एक समानता है कि इन दोनों की गति कैसी है? वर्तुल गति है। अपने केंद्र से ये वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। ये हो गया हमारा साइकिल का पहिया, कुछ इस तरह का होता है, और ये हो गया हमारा पंखा। ठीक है, और इसमें एक और समानता होती है कि इसके कहीं पे भी एक बिंदु रख दिया जाए तो ये अपने केंद्र से समान दूरी पर रहेगा। ठीक है मित्रों, एक समानता ये भी है। और असमानता क्या है? देखिए, साइकिल का पहिया वर्तुल गति तो कर रहा है, साथ में ये रेखीय गति भी कर रहा है। ठीक है मित्रों, कैसी? रेखीय और संरेखीय दोनों गति है इसकी। लेकिन साइकिल की जो पंखे के ऊपर छत लगा रहता है उसकी रेखीय गति नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ गोल गोल ही घूमता है, और साथ में इसकी गति कैसी है? आवृत्ति गति भी है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आप दूसरे पैमाने के लिए आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूसरे को लचीले फीते की माप क्षमा कीजिए, यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको क्या समस्या आएगी? इसमें से कुछ समस्याएं लिखिए। देखिए, अगर आप लचीले फीते से किसी भी लंबाई को मापेंगे तो देखिए, लचीला फीता कैसा होता है? वो खिंचता है। ठीक है, जब आप दूरी मापेंगे तब तो वो खिंच जाएगा, लेकिन अगर उसी को कोई अन्य व्यक्ति खींचेगा तो फिर दूरी में अंतर आ सकता है। ठीक है मित्रों, इसलिए हम दूरी को मापने की लचीले फीते का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो लचीला होता है। जब हम उसको खींचेंगे तो वो उतनी दूरी कवर कर लेगा, जब हम उसे छोड़ देंगे तो वापस से वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा, जिससे क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन होगा और हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे क्या समस्या आएंगी? देखिए, लचीले फीते को मापने में ये समस्या आएगी, जब आपने मापा तो उसकी लंबाई कुछ और रहेगी, और जब आपका दोस्त उसी लंबाई को नापेगा तो उसकी लंबाई कुछ और होगी। तो इस प्रकार की समस्या आएगी। और अगर आप किसी कपड़े की सिलाई कर रहे हैं तो दोनों ही अलग अलग प्रकार की सिलाई कर देंगे, या आप किसी चीज को मकान बना रहे हैं तो आपकी लंबाई अलग होगी, फिर आपके दोस्त की लंबाई अलग होगी। तो उससे क्या होगा? आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सकता है? घर बनाते समय और भी अन्य समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए हम लचीले फीते का उपयोग नहीं करेंगे। आप इसमें और कुछ अन्य उदाहरण भी जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आवृत्ति गति के दो उदाहरण, एक तो हो गया झूले पे झूलता झूला। ठीक है, झूले की गति। ठीक है, झूलते हुए झूले की गति। उसके अलावा घड़ी का पेंडुलम। ठीक है, घड़ी का क्या? लोलक, जो कि इस तरीके से घूमता है। और आप गिटार की तार भी बोल सकते हैं, तो वो भी एक आवृत्ति में चलता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा आज का पाठ 10, ये जिसके 2 भाग हैं। 2 भागों में पाठ 10 को कंप्लीट किया गया है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट अध्याय में। ठीक है, जय भारत।